जैसे एकदम से ध्रुवों की तरफ कौन रहता है? एकदम इधर ध्रुवों की तरफ कोई नहीं रहता है। इधर ध्रुवों की तरफ आप देखेंगे महासागरों के ऊपर मोटी मोटी परतें चढ़ जाती हैं। महासागरों के ऊपर मोटी मोटी परतें ग्लेशियर पे चढ़ जाती हैं। ठीक है, इधर अगर मिलता है, इधर के क्षेत्रों में दो ही जीव मिलते हैं। एक आपको बता दें, जो ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय लोमड़ी है, ठीक है ना। टुंड्रा परितंत्र में पाए जाने वाले और वनस्पतियां जो लिचनकाई की साइड की होती हैं, जो बहुत लंबी नहीं हो पाती, एकदम सकाई जैसी हरी हरी दिखेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा विकसित स्थिति, बहुत लंबा नहीं हुआ। क्यों? प्रकाश का स्रोत बड़ा कम मिलता है। ऐसी स्थिति हाँ, जैव विविधता इसीलिए सर्वाधिक इस बीच वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता इसी बीच वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। और यहीं पर केरल में ब्राजील देश स्थित है। इसी ब्राजील में अमेजन नदी घाटी वन है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है। ऐसी स्थिति। और यहाँ की खास बात समझने वाली है कि ये पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देता है, इतना घनघोर है। तो जहाँ पर तापमान जाते होंगे, बारिश अनुकूल मिलेगी, तो वहाँ पर जीव जंतु को विकसित होने की दशाएं मिलेंगी। कोई भी जीव जंतु अन्य अपनी विविधताओं का निर्माण करेगा, खूब विकसित होंगे, खूब पत्तियां चौड़ी चौड़ी होंगी, हरे भरे। वहाँ के जंगलों में देखा जाता है कि सूर्य का प्रकाश भी जब पत्तियों से छन करके आता है, तो जमीन पर पड़ने वाला प्रकाश भी हरे रंग का हो जाता है। ऐसी स्थिति बहुत जगहों पर ऐसी स्थिति देखी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे केरल में शांत घाटी हो गया, इतना घनघोर वन है, इतना घनघोर वन है कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन की स्थितियों तक नहीं पहुंच पाता, इतने घनघोर वन है। अगर कहीं से पहुंच भी पाता है होगा तो देखते हुए एकदम से हरा प्रकाश। जो शांत घाटी इंडिया है, केरल में शांत घाटी एक जैव विविधताई क्षेत्र है। जैसे आगे चल करके जब जैव विविधता चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो जैव मंडल पढ़ेंगे। जैव मंडल में ये भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जो केरल का एक पलक्कड़ जिला है, उधर मैं आप लोगों को बताया था, पिछले क्लासों में चर्चा किया था कि केरल के पलक्कड़ जिले में 7 किलोमीटर चौड़ाई और 12 किलोमीटर लंबाई में क्षेत्र स्थित है। और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक अजीब जीव पाया जाता है, ड्रैगो नामक छिपकली, जो उड़ती है। हाँ, ड्रैगो नामक छिपकली उड़ती है। वहाँ के पर्यावरणविदों ने बताया है कि यहाँ के विशिष्ट जीवों में गिनी जाती है ड्रैगो नामक छिपकली, जो विश्व के अधिकांश देशों में नहीं पाई जाती। हाँ, पंख होता है, उड़ती है, वो छिपकली की प्रजाति है ड्रैगो नामक छिपकली। ऐसी स्थिति। तो समझने योग्य बात ये है कि जिस हम पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, उसी में जैव विविधता क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। अब हम पारिस्थितिकी को समझ पाएंगे तभी आगे चलकर के जैव विविधता को समझेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, इधर के क्षेत्र में, इधर के क्षेत्र में कहीं पर कोई भी जीव रह रहा है, वो बिना अपने वातावरण से संपर्क बनाए नहीं रह पाएगा। चाहे हम और आप, कोई भी, आप अपने व्यवहारिक स्थिति में समझिए कि जब ठंडी आता है तो हम खूब गर्म कपड़े पहन लेते हैं। क्यों? जैसा वातावरण कहता है उसके अनुकूल रहने के लिए। जैसे रेखा से जब उत्तरी ध्रुव की तरफ हम जाएंगे तो जैव विविधता घटती है ना, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, इधर से कर्क रेखा से क्यों बोलेंगे, यहाँ से बोलिए, विषुवत रेखा से बोलिए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता घटती है। विषुवत रेखा से इधर ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता घटती है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर पौधों के फलने फूलने के, जीवों के विकसित होने के अनुकूल आयाम पाए जाते हैं। ठीक है ना? आप भी अपने अगल बगल देखते हो कि बारिश के मौसमों में जब बारिश होती है ना, तो अगल बगल जल में रहने वाले दुनिया भर के जीव पैदा हो जाते हैं, दुनिया भर के मेढक आ जाते हैं, है कि नहीं? दुनिया भर के कीट पतंग आ जाते हैं, दीवारों पर भी पौधे उग जाते हैं। चारों तरफ सावन का महीना आएगा, आप देखेंगे सावन भादों के समय में चारों तरफ हरियाली दिखती है। आज के समय में तो नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। जैसे बारिश होना स्टार्ट होगी, वैसे क्या होगा? जीवों की स्थिति बनेगी, जीव जन्म लेंगे, विकसित होंगे। जैसे मौसम चेंज होगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। यानी एक बात समझने योग्य है कि जिन क्षेत्रों में जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं, वहां पर अनुकूल स्थिति है, पर्यावरण अनुकूल है, तो जीव जंतु है।
पर्यावरण प्रतिकूल हो जाएगा तो जीव जंतु क्या हो जाएंगे। आज के समय में आप सोचिए, आज के समय में खेतों में अधिकांशतः घासें जन्म नहीं ले पाएंगे, सब एकदम से खत्म हो जाएंगे। एक दूब घास है जो वही रहती है, उसकी भी पत्तियां सूख जाती है, केवल डंठल हरा रह जाता है। ऐसी स्थिति, लेकिन उसी दूब घास को आप ठंडी के मौसम में देखिए कितनी हरी भरी रहती है, कितनी लंबी लंबी हो जाती है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि अनुकूलतम वातावरण अगर किसी जीव को मिलेगा तो वो विकसित होगा, और जब विकसित होगा तो आपको जैव विविधता में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और यही कारण है कि मरुस्थलों में ऐसी अनुकूलतम स्थिति मिलती नहीं है, और जो मरुस्थलों में नहीं मिलती है वो वहाँ पर जीव जंतु की संख्या कम है, और जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो बड़े संघर्षों के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, जैसे टुंड्रा वगैरह के प्रदेशों में देखा ना, ये लोग बहुत संघर्षशील जिंदगी जीते हैं अपनी। कभी कभार शिकार मिल पाता है। आप देखिए इधर टुंड्रा या क्षेत्रों में एक जनजाति पाई जाती है, शायद आप लोग जानते होंगे, एस्किमो का नाम सुने होंगे। एस्किमो का नाम सुने? हाँ, जिसका घर इग्लू, ठीक है ना। एक और घर इसका होता है, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, ट्यूपिक का नाम सुने हैं आप लोग? क्यों इग्लू जानते हैं, लेकिन इसका एक घर और होता है ट्यूपिक। कैसे बनाते हैं? बस मौसमों का हेर फेर है। कैसे? आप देखिए, जब एकदम से अत्यंत ठंडी पड़ती है तो इनके द्वारा जो बर्फ का घर बनाया जाता है वही क्या कहा जाता है? इग्लू। जब इनके क्षेत्र में गर्मी आती है तो इनके द्वारा जो घर बनाया जाता है वो क्या है? ट्यूपिक। और ये किससे बनता है? सील मछली के खाल से। अच्छा, जिसमें हवा भर के ऐसे रहता है वही है? सील मछली के खाल से। वो 12 वाला नहीं भाई, ये वहाँ के रहने वाले लोग बनाते हैं। हाँ, और क्या, जनजाति है ये एक सीमो जनजाति इतनी संघर्षशील जनजाति है, इतनी संघर्षशील जनजाति है। आपको बताते हैं, ये जब तक गर्मी का महीना रहता है ये बेचारे सभी लोग मिलकर के तब तक शिकार करते हैं, और जितना मछली ये लोग इकट्ठा कर लेंगे उतना ही उनका जीवन बेहतर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि साल के कुछ ही महीने इनके यहाँ गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में सभी लोग मिल करके अपने अपने लिए ठंडी के दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं, मछलियों को मारते हैं, मछली की मार करके क्या करेंगे, अपने घर में उनको इकट्ठा करके रखते हैं। और जब इनके यहाँ ठंडी का महीना आता है ना, तो 6-7 महीने 8 महीने वो अपनी मारी गई मछलियों को क्या करते हैं, खाते हैं। अपने भाले को लेकर के जाते हैं, क्या करते हैं, 2 जगह गड्ढा करते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। इधर से मछलियों को परेशान करेंगे, इधर से मारेंगे, ऐसी स्थिति है। और ये गर्मी के दिनों में क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में समुद्र के ऊपर जो ग्लेशियर की परत है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और जब ठंडी का मौसम आएगा ना, तो जो परत है मोटी हो जाती है, मछली मारने योग्य नहीं रहती है। तो ये गर्मी के दिनों में ही मछलियां मार करके अपने घर में इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जब ठंडी का महीना आता है तो इस इग्लू वाले घर में क्या करते हैं, उसको रख करके उसी में खाते हैं, उसी में रहते हैं। संयोग पूर्वक अगर इनके घर का भोजन खत्म हो गया, यानी संयोग ऐसा हुआ, एक स्थिति कही जाती है कि ये मेहमान नवाजी के लिए बड़ा जाने जाते हैं। इनके घर में अगर कोई मेहमान वगैरह आ गया तो उसकी बड़ी खातिरदारी करते हैं। और संयोग ऐसा हुआ कि अगर इनके घर का भोजन खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, इनके घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जाकर के मरेगा तो उसी को ला करके खाएंगे। और क्या, क्योंकि जब आप देखेंगे इधर आप लोग ये ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पर पाई जाती है एस्किमो जनजाति। इधर कनाडा के इन क्षेत्रों में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। और इनका सबसे संघर्षशील जीवन यही है कि अगर ठंडी के क्षेत्र में इनका किसी वजह से राशन खत्म हो गया तो फिर ये कहीं राशन नहीं पाएंगे। बर्फ की जो चद्दरें होती है समुद्रों में 1-2 किलोमीटर तक मोटी हो जाती है,
ये किसी तरीके से बर्फ नहीं, मछली नहीं पकड़ सकते। ये इनके क्षेत्र में चारों तरफ बर्फ गिरती है, ये कोई वनस्पति भी इनके क्षेत्र में नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति है। अब इन परिस्थितियों में इनके घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जाता है, ठंडियों में चलता चला जाएगा। ठंडियों में वो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए क्या होता है, ठंडियों में चलता चला जाएगा, मर जाता है। फिर पीछे से घर वाले जाएंगे, उसको उठा कर लाएंगे, तो उसी को उठा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी जिंदगी है इतना संघर्षील जीवन होता। ध्रुवीय क्षेत्रों में संघर्ष बड़ा है। सर उसको टैगा बोलते हैं। नहीं, टुंड्रा बोलते हैं। टैगा वाले में तो ठीक है, जितने आप पर्वतीय क्षेत्र आप देखेंगे, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है ना, जम्मू कश्मीर, ये सब टैगा वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर खूब शंकुधारी वन वगैरह मिलते हैं। आप जहां शंकुधारी वन देखिएगा, जहां शंकुधारी वन आप देखिएगा, कहां आप समझ जाइएगा कि टैगा है। आप टैगा से ऊपर होता है टुंड्रा, और टुंड्रा वाले क्षेत्रों में वनस्पतियां काई वगैरह पाई जाती हैं। ग्लेशियरों का विकास खूब हो जाता है वहां पर, इसलिए इधर के क्षेत्रों में जीवन जीना बड़ा कठिन है। इधर के क्षेत्रों में थोड़ी ठीक ठाक स्थिति है।